आज आप सभी ग्रामीण विकास और पंचायती राज यह टॉपिक है। आपको 2 पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट में हम और कुछ अरे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज हम प्रारंभ करेंगे। इसका यह है भाग 1। क्या क्या खास होने वाला है आज के सेक्टर के अंतर्गत। देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ग्रामीण समुदाय के बारे में ग्रामीण समुदाय क्या होता है, ग्रामीण समुदाय के विषय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी की बात करेंगे। साथ ही साथ का महत्व की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम की बात करें। ग्रामीणवाद, देखिए एक प्रक्रिया जो ग्रामीणवाद कहलाती है, कई बार एग्जाम में किया गया है कि ग्रामीणवाद क्या होता है, तो विषय से भी समझ। और साथ ही साथ देखेंगे समाजशास्त्री और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं। गांव से संबंधित कौन सी भी अवधारणाएं हैं, भावनाएं हैं। गांव का वर्गीकरण की बात करेंगे। भाई गांव का वर्गीकरण क्या रहा है, ग्रामीण समुदायों के विघटन के कारण क्या रहे हैं, रीजन फॉर द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, और इनका अध्ययन किस किस समाजशास्त्री के द्वारा किस प्रकार का अध्ययन किया गया है रिलेटेड ऑफ रूरल कम्युनिटी। चलिए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्रामीण समुदाय के बारे में। चलिए जब हम बात करते हैं गांव के बारे या ग्रामीण समुदाय में, तो मूलभूत बात हमारे सामने निकल के आती है एग्रीकल्चर। हाँ, यानी किसानों की बात आती है, एक भूभाग की बात आती है जो कि कृषि प्रधान है, या ये कह सकते हैं जहाँ पर खेती से संबंधित कार्य महत्वपूर्णता के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार के समुदाय को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समुदाय कहते हैं। ये हमें समझने के लिए सरल है कि ग्रामीण समुदाय का आशय क्या हुआ कि एक ऐसा समुदाय जहाँ पर कृषि प्राथमिक रूप से मानता है या महत्वपूर्ण कृषि को ही समझा जाता है। वही बात यहीं पर है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सामान्यतः ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य गांव या किसानों के समुदाय से इसकी बात की जा रही है, या तो गांव की बात की जा रही है, किसानों के समुदाय की बात यहाँ पर आती है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, क्या है स्मिथ की पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखा है कि भाई कृषक और ग्रामीण प्राय एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची की पर्यायवाची की बात की जा रही है। भाई ग्रामीण और कृषि इसकी पर्यायवाची है, कृषक और ग्रामीण दोनों क्या है, पर्यायवाची हैं। जहाँ कृषक की बात की जाएगी, हालांकि जब हम कृषकीकरण पढ़ेंगे तब बात थोड़ी सी है ना, वहां हम समझ कृषकीकरण की अवधारणा में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए, ग्रामीण समुदाय का विकास स्वतः स्वाभाविक रूप से हुआ है और ग्रामीण समुदाय का संबंध सदैव प्रकृति से सीधा है। जब भी ग्रामीण समुदाय की बात आती है तो मैंने स्पष्ट कहा है कि भाई प्रकृति यानी कि कृषि, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट या सीधा संबंध हमारा ग्रामीण समुदाय का किस जाता है, प्रकृति से या फिर नेचर से हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रामीण वासियों में चाहे रीति रिवाज हो, चाहे इनकी अंधविश्वास हो हो, अथवा इनके जीविकोपार्जन का जो साधन है, वह सभी का संबंध कैसे होगा, प्रकृति से। देखिए आपने देखा होगा जब ग्रामीण जो समुदाय है या गांव के जो व्यक्ति हैं, वह हमारे वह जब अंधविश्वास की बात करें तो भी प्रकृति पर आते हैं। उनके रीति रिवाज भी, जो परंपराएं, वह भी कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित रहते हैं। ग्रामीण समुदाय पर्यावरण में स्थित व्यक्तियों का छोटा अथवा बड़ा समूह है, तो प्रत्यक्ष प्रकृति पर निर्भर है। प्रत्येक आधार पर जब हम देखते हैं, चाहे धार्मिक आस्थाओं के आधार पर देखें, चाहे सामाजिक आस्थाओं के आधार पर देखें, या जीविका उपार्जन के प्रत्येक अवस्था को जब हम ध्यान से देखते हैं, तो पूर्णतः यह किस पर आश्रित होते हैं, कृषि पर यह आश्रित होते हैं। समुदायों में घनिष्ठता, निकटता, प्राथमिक संबंध, अनौपचारिकता और समानता पाई जाए। देखिए प्रत्येक बात है, जब समुदाय बन रहा है, औपचारिकता भी होगी, अनौपचारिकता भी होगी, संबंध भी होंगे, विघटन भी होंगे, संगठन भी होंगे। यह प्रत्येक हमें ग्रामीण समुदाय में पाई जाती। आगे बात करते हैं, डेफिनेशन हम देखते हैं कि भाई किस के द्वारा या किस समाजशास्त्री के द्वारा हमारे ग्रामीण समुदाय को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरेल एवं एल्ड्रिच क्या कहते हैं। मेरेल एवं एल्ड्रिच का कहना क्या रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्था व्यक्तियों का समावेश होता है। संस्थाओं एवं व्यक्तियों का क्या होता है,
समावेश होता है जो एक छोटे केंद्र के चारों ओर क्या होते हैं, संगठित होते हैं, सामान्यतः प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। देखिए मेन कीवर्ड्स क्या है हमारे पास, यह बात कॉमन रहेगी हमारे पास कि संस्था और व्यक्ति, जब भी हम कोई समुदाय की बात कर रहे होते हैं तो निश्चित बात है व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। यदि व्यक्ति है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या पाई जाएंगी, संस्थाओं का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब संस्था की बात आती है तो हम बात करते हैं निश्चित रूप से नियमों की बात आ जाती है। संस्थाओं का आशय क्या है, जहाँ नियम आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो संस्था व्यक्ति का निश्चित है। अब ग्रामीण समुदाय का जो आकार है, यदि हम आकार की दृष्टि से तो निश्चित बात है एक छोटा सा केंद्र क्या देखते हैं, छोटा सा भूभाग हम देखते हैं और उस भूभाग पर या उस भूभाग के चारों हमारे प्रकृति से संबंधित हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रामीण समुदाय हो जाएंगे। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, तो प्राथमिक हितों के आधार पर। अब प्राथमिक हितों की जब बात आती है हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से आवश्यकता देखते हैं, प्राथमिक आवश्यकता देखते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक हितों से जुड़े हुए या बंधे हुए समुदाय को क्या कहा मेरिल और एल्ड्रिज ने, भाई ग्रामीण समुदाय कहा है। क्या कहा गया है, रूरल कम्युनिटी या ग्रामीण समुदाय कहा है। साथ ही सिम्स का कहना क्या रहा है, उसका कहना क्या रहा है, समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख रूप से मानवीय हितों की पूर्ति हो। मानवीय हित क्या है भाई, रोटी कपड़ा मकान, जो अत्यधिक आवश्यक है, भौतिक बाध्यता से परे की बात मानवीय हित करते हैं। कहता है ना, जैसे यदि हम अगस्त काम्ट की बात करें जिन्होंने ह्यूमैनिटी या मानवता का सिद्धांत दिया था, वहां पर भी बताइए यदि आप मानव है तो मानव के प्रति की आपकी आस्था होना चाहिए, ना कि भौतिक बाध्यता के लोग। हाँ, आज हम यह देख पाते हैं कि व्यक्ति मानव की परवाह करे या न करे, भौतिक संसाधनों की परवाह अवश्य करता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि यदि आपके पास कोई इंसान है और भौतिक वस्तु आन की है तो वह उस भौतिक वस्तु को धन ज़्यादा देगा अपेक्षाकृत इंसान। तो यह आज के दौर में, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है वह क्या है, भौतिक बाध्यता को मान्यता दे रहा है, इसलिए आज हम भौतिक बाध्यता को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन जब ग्रामीण समुदाय है वह कैसा है हमारा, भाई मानवीय हितों की पूर्ति पर आश्रित, ठीक है। आगे बात करते हैं, सैंडरसन का कहना क्या रहा भाई ग्रामीण समाजशास्त्र के ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो सैंडर्स कहते हैं एक ग्रामीण समुदाय एक संघ का वह स्वरूप है। देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान हमें क्या रखना है, संघ का विशेष स्वरूप है, किसके द्वारा कहा गया है, यह कहा गया है सैंडरसन के द्वारा। ग्रामीण समुदाय क्या है, एक संघ का स्वरूप है। तो स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय वही छोटा क्षेत्र यानी कि जो उनका लोकल है वह क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उनकी, देखिए वहाँ पर हमने क्या देखा था, व्यक्ति और संस्था देखी थी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जनता और संस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जनता एवं संस्थाओं की बीच में क्या पाया जाता, जो बिखरे हुए हैं, झोंपड़े में रहते हैं, तो प्रायः सामान्य गतिविधियों का केंद्र है, उन्हें क्या कहा गया है, फेडरेशन के द्वारा ग्रामीण समुदाय कह के पुकारा गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते, के.एन. श्रीवास्तव का कहना क्या रहा है। तो के.एन. श्रीवास्तव क्या कहते हैं, के.एन. श्रीवास्तव कहते हैं कि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसमें लोग प्राथमिक उद्योग में लगे। अब प्राथमिक उद्योग क्या है, तो निश्चित बात है प्रकृति का जो उद्योग रहता है, प्राथमिक उद्योग हम किसे कहते हैं, प्रकृति से लगे हुए उद्योग, किससे, प्रकृति पर आश्रित या प्रकृति से जुड़े हुए देश उद्योग हैं, क्या कहते हैं भाई प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जैसे जूट उद्योग हो गया, बीड़ी पत्ता उद्योग हो गया, बांस उद्योग हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक उद्योग है हमारे। तो प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वह वस्त्र प्रथम बार उत्पादन करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रामीण समुदाय कहेंगे, ठीक है। लैंडिस ने ग्रामीण समुदाय के कुछ आधारों को बताया, पीएच लैंडिस ने क्या बताया, ग्रामीण समुदाय के क्या क्या आधार हो सकते। देखिए जब हम परिभाषा देख चुके होते हैं तो निश्चित बात है कुछ आधारों को हम भी फाइंड आउट कर सकते, जैसे कि हमने क्या कहा, संस्था की बात की, व्यक्तियों की बात की, प्रकृति से नजदीकता है समीपता की बात की,
मानवीय हितों की बात की, ये क्या है हमारे, यही तो आधार हो जाएंगे। तो लैंडिस भी क्या कहते हैं, देखिए, प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर, प्रकृति से यदि समाप्ता है तो निश्चित बात है प्रत्यक्ष रूप से वह जुड़े हुए हैं प्रकृति से। घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंधों की प्राथमिकता या प्रधानता, घनिष्ठ संबंध हमने वहां पर देखे भाई, मानवीय हित की जब भी बात आती है तो हमारे संबंध कैसे हो जाएंगे, प्राथमिक संबंधों की यहाँ पर बात आ जाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या का कम घनत्व, यहाँ पर जो घनत्व की बात की जा रही है भाई, देखिए, तो हमारा भूभाग रहता है निश्चित से ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत, हो सकता है कुछ जनता यहाँ रह रही, तो कुछ जनता यहाँ रह रही है, कुछ जनता यहाँ रह, प्रकार से बिखरा हुआ क्षेत्र हमें ग्रामीण समुदाय में दिख जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय का जो जनसंख्या का घनत्व होगा वह क्या होगा भाई, निश्चित रूप से घनत्व क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सीमित आकार की बात की जा रही है, कृषि द्वारा जीवन यापन की बात की जा रही है, यही हमारे पीएच लैंडिस के द्वारा आधारों में रखे गए हैं। विशेषताओं को यदि हम ध्यान से देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे रूरल कम्युनिटी की, देखिए वहाँ भी कुछ खास है, प्रकृति का संबंध, छोटा आकार, जनसंख्या में समानता, या यहाँ ये भी कह सकते हैं कम जनसंख्या घनत्व भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। सामाजिक दृढ़ता, सामाजिक पृष्ठभूमि पर जब हम ग्रामीण समुदाय को देखते हैं तो भौतिक बाध्यता वहाँ पर नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, भौतिक बाध्यता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, यदि मान के चलिए ये हमारा क्या है, ग्रामीण समुदाय है, हम इसे मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, ग्रामीण समुदाय है। अब ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति पर आश्रित है भाई, कृषि पर आश्रित है। संबंध कैसे हैं, तो हमने देखा संबंध कैसे हैं, प्राथमिक संबंध है। कैसे संबंध है, प्राथमिक संबंध है। मानवीय हितों की बात करते हैं, किसके, मानवीय हितों की बात करते हैं। अब जब हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं तो निश्चितता जैसा यह व्यक्ति है वैसा ही यह व्यक्ति होगा, ऐसा ही होगा ना। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ अलग हो। जब हम कृषि समानता की बात, कोई व्यक्ति यहाँ है, सभी में क्या पाया जाएगा, ये सभी एक ही कार्य कर रहे हैं। तो जब एक ही कार्य व्यक्ति कर रहे होते हैं तो वहां पर समाज में क्या पाई जाती है, एक दृढ़ता आ जाती है कि भाई जैसा मैं हूं वैसा ही आप हो, वैसा ही हो। भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, भौतिक बाध्यता वह सब हट जाए। ठीक। मुख्य व्यवसाय कृषि, कम जनसंख्या, सामाजिक अंतःक्रिया, प्राथमिक संबंध। सामाजिक अंतःक्रिया को क्यों यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सभी एक जैसा कार्य कर रहे हैं। यदि आप ग्रामीण समुदाय की जब बात देखेंगे, उनकी दिनचर्या को देखेंगे, आप यह पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ खेत से हो रहा है या प्रकृति से हो रहा है, और अंततः जब वार्तालाप के लिए रात्रि में बैठते हैं तभी बात क्या होती है भाई, आपके द्वारा कौन सी फसल ली गई है, फसल की बात। और अधिकांश जब फसल की बात आती है तो मूल से एक ग्रामीण समुदाय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि अधिकांश लोगों की जो फसल है वह भी क्या होगी भाई, फसल भी एक ही होगी, दवाएं वगैरह भी एक ही जैसी डाली जा रही होंगी, और यहाँ तक कि जो पैदावार होती है वह भी लगभग एक जैसी ही होती है। प्रत्येक जो किसान रहेंगे या वहाँ क्षेत्र के व्यक्ति रहेंगे जो कृषि कर रहे हैं, सभी की पैदावार भी लगभग एक जैसी होती है। ये सामाजिक अंतःक्रिया उनमें प्रबल होती है और प्राथमिक संबंध बने रहते हैं। क्लियर हुआ। प्राथमिक संबंध की यदि हम बात करें तो भाई प्राथमिक संबंध होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यधिक जिन्हों में घनिष्ठता पाई जाती है, प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, मानवीय हितों की प्राथमिकता होती है। इस प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संबंध कहते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, देखिए दो प्रकार के नियंत्रणों की हम बात करें, यदि औपचारिक अनौपचारिक। यदि हम औपचारिक नियंत्रणों की बात करते हैं तो किसके द्वारा वह नियंत्रण किया जा रहा है, समाज की वह इकाइयों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है जो कि समाज से हटके, जैसे संस्था है, संगठन है, इनके द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है वह कैसा है, औपचारिक नियंत्रण। वहीं पर जब हम अनौपचारिक नियंत्रण की बात करते हैं तो प्राथमिक संबंधों के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, अनौपचारिक नियंत्रण। तो यह किस प्रकार का नियंत्रण, प्राथमिक संबंधों के द्वारा किया गया नियंत्रण, द्वारा प्राथमिक संबंधों के द्वारा होने वाला नियंत्रण, प्राथमिक संबंधों द्वारा
नियंत्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। क्लियर है? अनौपचारिक में हम रखते हैं, प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में किसे रखते हैं भाई? स्पष्ट है, परिवार, पड़ोस, और किसे रखा गया है भाई? मित्र मंडली को रखा गया है ना, हमें पता होना चाहिए। प्राथमिक संबंधों में या प्राथमिक समूह में हम किसे रखते हैं? तो परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को रखा गया था है। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार की पुख्ता। परिवार कैसे? जब सभी वहीं रह रहे हैं, बात है परिवार कैसा होगा? बड़ा होगा, यानी कि संयुक्त परिवार यहाँ पर प्राथमिक रूप से पाए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ग्रामीण समुदाय जैसा एक आदिकाल से चल रहा था वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण समुदाय में भी नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई फसलों का प्रयोग किया जा रहा है और ग्रामीण समुदाय में भी धीरे धीरे शनि परिवर्तन हो रहा है। हम इसे यह भी नहीं कह सकते कि भाई ग्रामीण समुदाय अपरिवर्तनशील है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि मैं आपसे कहूं कि आज से 500 साल पुराने आप ग्रामीण समुदाय को देखिए और आज के ग्रामीण समुदाय को जब आप देखें तो आप ये कहेंगे हाँ बिल्कुल परिवर्तन यहाँ पर अवश्य हो रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जनमत का अधिक महत्व, पब्लिक ओपिनियन की बात की जा रही। भाई देखिए, ग्रामीण समुदाय को जब हम ध्यान देखते हैं तो वहाँ पर बाहर की संस्थाओं का जो हस्तक्षेप रहता है वह थोड़ा कम पाया जाता। हम देखते हैं कि गांव के अंदर ग्रामीण पंचायत, जिन्हें खाक पंचायत कहा जाता था, वह पंचायतों का आधिपत्य रहता है और उन्हीं पंचायतों में वही ग्रामीण के द्वारा ही पंच को बना दिया जाता है, यानी पंच बना दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर निर्णय होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जनमत का अत्यधिक प्रभाव या महत्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत मिलता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति की बात ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत देखी गई है। तो देखिए, परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो निश्चित बात है जो स्त्रियों की दशा है उन्हें कहाँ रखा जाता है भाई? घर के अंदर रहते हैं, घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रखा जाता है और वह भी कृषि में अपनी मेहनत का निभाती हैं। तो बाहरी जो हमारा दुनिया है, यदि हम कहें कि भाई ग्रामीण दशा है वह परिवर्तनशील तो है लेकिन बहुत धीमी गति से। चलिए आगे बात, सामाजिक परिवर्तन का विरोध। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण लोग अपनी स्थानीय परंपराओं को, अपनी प्रथाओं को प्राथमिक मानते हैं। यहाँ पर बाहर से आने वाला जो परिवर्तन है वह उस परिवर्तन का क्या किया जाता है? यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा विरोध किया जाता है। जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा आपने पढ़ी होगी, विलियम एच वाइजर के द्वारा यह प्रथा दी गई। विलियम एच वाइजर के द्वारा, विलियम एच वाइजर के द्वारा इस अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। और यह अवधारणा क्या कहलाती है भाई? जजमानी प्रथा के अंतर्गत हम क्या देख, प्रजा और जजमान की बात की जाती है। किस? जजमान और प्रजा, यानी कि यह एक ऐसी प्रथा है जो ग्रामीण आधार पर या ग्रामीण समुदाय पर अत्यधिक पाई जाती है। यानी सेवा देना का कार्य जो है वह क्या कहलाता है? जजमानी प्रथा कहलाता है। इसमें दो पक्ष मूल, एक जजमान जो सेवा लेने वाला है ना। जजमान कौन कहलाता है भाई? जजमान वह व्यक्ति जो सेवा लेने वाला है। जजमान क्या है? सेवा लेने वाला, सेवा देने वाला, ये क्या कहा जाता है? जजमान कहा जाता है। और जो सेवा दे रहा है, सेवा देने वाला, उसे क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है। सेवा देने वाले को क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्रामीण समुदाय में अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, अब उसका परिवर्तित स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि सेवा तो आज भी हम ले रहे हैं और सेवा लेने और देने का कार्य आज भी निरंतर जारी है। लेकिन इस सेवा देने और लेने के कार्य में आज के समय पे क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ गया? अर्थ जुड़ गया। पहले सेवा भाव अलग हुआ करता था, यानी कि आर्थिक पारितोषण नहीं दिया जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है? आर्थिक पारितोषण प्रमुख रूप से देखा गया है। नेक्स्ट विशेषता की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जाति के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण। परिस्थिति, भाई परिस्थिति क्या है? परिस्थिति का आशय क्या? किसी पद से लिया जाता है।
समाज में जिस पद के कारण व्यक्ति की पहचान हो रही है उसे क्या कहा जाता है? उसे परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो इसका आधार क्या होता है? जातिगत आधार होता है। क्या आधार होता है? जातिगत आधार होता है और जातिगत आधार पर परिस्थिति का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। वहीं जब हम नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो नगरीय समुदाय में भी परिस्थिति का ही होता है, परिस्थिति निर्धारण होती है, लेकिन परिस्थिति ये बदल जाती है। यानी कि यहाँ पर जब हम जाति की बात कर रहे हैं और जाति कैसी है, निश्चित बात है जाति हमारे पास क्या है? प्रदत्त है। जाति क्या है? प्रदत्त है और प्रदत्त के आधार पर जो पद मिलता है वह परिस्थिति है। लेकिन जब नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति को प्राथमिकता दी जाती है? अर्जित परिस्थिति को, अर्जित परिस्थिति को, क्योंकि नगरीय समुदाय जाति नहीं वर्ग आधारित है। कारण नेक्स्ट की बात करते हैं, श्रम के विशेषीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, अब श्रम के विशेषीकरण का अभाव क्यों हो रहा है? कि देखिए जो नई पद्धतियां हैं वह समाज में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत बहुत धीरे धीरे आती हैं, इसलिए श्रम के विशेषीकरण का अभाव यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, परिवार उत्पादन की इकाई के रूप, आपने देखा होगा कि ग्रामीण समुदाय में यदि कोई परिवार रह रहा है, भाई देखिए कोई परिवार है, इस परिवार में यदि मैं कहता हूँ कि भाई जैसे संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, कैसा परिवार है यह? संयुक्त परिवार है। अब निश्चित बात है जब संयुक्त परिवार की बात आती है क्या देखते हैं संयुक्त परिवार में कि दो या दो से अधिक पीढ़ी की बात, दो या दो से अधिक पीढ़ी से अधिक पीढ़ी, ठीक है ना, मोर देन और 2 जनरेशन। पे जब दो पीढ़ी रह रही तो निश्चित बात है दो पीढ़ियों में यदि हम सदस्य संख्या को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित बात है सदस्य संख्या कितनी होगी? 40 और कहीं कहीं आपको 50 भी मिल जाएगी, 50 तक भी रखा गया है कि संख्यात्मक आधार से 30 से 40 फैमिली मेंबर हमारे संयुक्त परिवार में अवश्य रहते हैं। इस फैमिली मेंबर यानी यह जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य क्या हो जाएगा? उत्पादक, यानी हमने कहा ना उत्पादन में जुड़ा होगा। भले ही इस परिवार के जो पुरुष वर्ग है वही खेती कर रहा होगा, लेकिन उस पुरुष वर्ग की पहला वर्ग है वह भी घर में कार्य कर रही, इसलिए कहा जाता है कि जो परिवार उत्पादन की इकाई में जुड़ा हुआ रहता है या उत्पादन की इकाई के रूप में परिवार को देखा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सामाजिक संस्करण का आधार जाति एवं वर्ण व्यवस्था। समाज का संस्करण, जैसे आज हम देख हमारे पास यह समाज है, संस्करण का आधार क्या है? प्रकार से बना है हमारा। यहाँ पर आधार क्या है? ग्रामीण समुदाय में जब भी आधार की बात हम करते हैं हम क्या देखते हैं, इसका आधार क्या है? सबसे पहली बात तो जाति व्यवस्था यहाँ पर आधार बनता है। दूसरी व्यवस्था यदि हम देखें वर्ण व्यवस्था आधार बन जाता है। भाई आप किस वर्ण के हो, आप किस जाति को आपको उस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पद पर रखा जाएगा, निम्न जाति को पर रखा जाएगा। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के हमारे समाज में वर्ण पाए जाते हैं और उन वर्णों के आधार पर ही हमारी ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण सामाजिक संरचना का अस्तित्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, परिवर्तन के साधन, चाहे कोई भी हो, कानून, कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, संचार साधन, आविष्कार, ये सभी हमें कहाँ है के लिए ग्रामीण समुदाय के लिए सब क्या है? परिवर्तन के साधन। यदि हम इन्हें परिवर्तन लाना चाहते तो इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रचलन में लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। AR देसाई ने बारे में बताया है अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। इस पुस्तक पर AR देसाई के द्वारा जब ग्रामीण क्षेत्रों का या ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के आधार पर यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई, कौन सी? एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। और इस पुस्तक के अंदर जो AR देसाई के द्वारा
विशेषताएं बताई गई, वह क्या विशेषताएं थी? व्यवसाय संबंधी विशेषताओं को रखा गया है, समुदाय का आकार छोटा बताया गया है, जनसंख्या में समानता और भिन्नता दोनों की बात की गई है, प्रवचन की प्रकृति के बारे में बात की गई, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में ए आर देसाई के द्वारा बात की गई है, पर्यावरण संबंधी जनसंख्या का घनत्व, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक विभेदीकरण तथा स्त्रीकरण, यह प्रमुख विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? ए आर देसाई के द्वारा बताई गई हैं। मूल रूप से ए आर देसाई जब हम बात करते हैं, ए आर देसाई को हम मार्क्सवादी विचारक के रूप में देखते हैं। चलिए, मार्क्सवादी विचारक और हमारे भारतीय समाजशास्त्री क्या है? हमारे ए आर देसाई हमारे भारतीय शास्त्री। देखिए, प्रारंभिक दौर पर जब अध्ययन किया गया, हमारे भारत का जब अध्ययन प्रारंभ हुआ या भारत में जब समाजशास्त्र का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तब हम गुलामी के दौर से गुजरे ही थे। तो निश्चित बात है, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र रहा वह अधिकांशतः गुलामी के दायरे से गुजर रहा था। और उसी समय पर जब समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो हमारे प्रारंभिक विचारक रहे या हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे, जैसे एस घुरिये हैं, ए आर देसाई हैं, रावती कर्वे हैं, हमारे एम एन श्रीनिवास है, के एन प्रभु, इन सभी के द्वारा जो अध्ययन किया गया वह मूल से ग्रामीण आधार पर अध्ययन रहा। भले ही फिर ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन किया गया हो, ग्रामीण संरचना का अध्ययन किया गया हो, ग्रामीणों में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया हो, यह सारे अध्ययन किस पर आधारित थे? ग्रामीण व्यवस्था पर ही आधारित रहे हैं। आगे बात करते हैं गांव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सोसाइटी या रूरल कम्युनिटी की बात करते हैं। डॉक्टर एस सी श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक इंडिया विलेज में गाँव के वर्गीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है कसौटियाँ या बिंदु बताएं कि किन आधारों पर आप ग्रामीण समुदाय को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। आकार, जनसंख्या और भूमि का क्षेत्र के भूमि क्षेत्रफल के आधार पर, भूमि के स्वामित्व का प्रतिमान के आधार पर, पृथकता के आधार पर, प्रजाति तत्व एवं जातियों के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर या स्थानीय परंपराओं के आधार पर हम ग्रामीण क्षेत्र का क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मैटजन का वर्गीकरण क्या रहा? मैटजन अपने वर्गीकरण में क्या कहते हैं? पहले प्रकार के गांव हैं केंद्रित गांव, पहले प्रकार इन्होंने क्या रखा है? केंद्रित गांव को रखा गया है। यह घने बसे हुए हैं और किसान प्रायः एक स्थान पर ही रहते हैं। जैसे कि जब हम पहले प्रकार को देखते हैं, यदि है कोई कैसा बसा हुआ और यहाँ पर जो यही किस कार के क्या कहा गया? मैटजन के द्वारा इन्हें कहा गया है कि गांव। क्या कहा गया है फ्रेंड? इन्हें कहा गया है केंद्रित गांव या केंद्रीय गांव कहा गया है। ठीक है, इसके द्वारा बताया गया है केंद्रित गांव का, ये मैटजन के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट पर मैटजन कहते हैं कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनमें कृषक दूर दूर रहते हैं, इन्हें बिखरी हुई आबादी कहा गया। अब देखिए, कुछ गांव जब हम अपने भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं, आप यह पाएंगे कि कुछ गांव, भाई कुछ गांव का हिस्सा इधर है, का हिस्सा इधर है, लेकिन है तो ये भी ग्रामीण। प्रकार से जो ग्रामीण बनी है उसे क्या कहा गया? बिखरी दूर है, कहा है बिखरी हुई आबादी। क्या कहा गया है? बिखरी हुई आबादी। ये दोनों वर्गीकरण किसके हैं? और इस प्रकार के जो गांव को क्या कहा है? डिस्प्रेस्ड विलेज या फैलाव वाले गांव कहा गया है। ठीक है ना? क्या कहा गया? फैलाव वाले गांव या डिप्रेस्ड विलेज कहा गया है। इंपोर्टेंस ऑफ अधिकांश जनसंख्या का निवास, आर्थिक महत्व, मानवीय शक्ति का स्रोत। ग्रामीण को हम क्या मानते हैं? मानवीय शक्ति का, संस्कृति का आधार स्थल और श्रम के संस्कृति का आधार स्थल इसलिए कहा गया है तो हमारी संस्कृति है। यदि ग्रामीण क्षेत्र देखें तभी हम कह सकते हैं कि शायद भारत में संस्कृति है वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही अब बची है, बल्कि नगरीय क्षेत्र में तो हम ये देख पाते हैं कि नगरीय क्षेत्र क्या हो चुका है? वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण का दौर आ चुका है। आगे बात करते हैं, आखिर यह जो गांव बने इनके विघटन भी हुए हैं। जैसे कि कहा ना,
ग्रामीण समुदाय भी परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील यदि है तो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है? निश्चित बात है, या तो संगठनात्मक आधार पर परिवर्तन होगा या विघटन आधार पर परिवर्तन होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी आधार पर परिवर्तन अवश्य हो गया। हम देख रहे हैं डिसऑर्गेनाइजेशन या विघटन के कारण देख रहे हैं, तो औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आप देखते हैं कि यदि यहाँ पर कोई ग्रामीण समुदाय बना हुआ है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक उद्योग का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर एक हमने उद्योग या इंडस्ट्री का निर्माण कर दिया, प्रारंभ हो गया यहाँ पर बड़ा वाला। अब स्थिति क्या होगी? इस परिवार में या इस ग्रामीण क्षेत्र में जो सदस्य रह रहे हैं, बहुत से परिवार इस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे थे, और परिवार किस प्रकार से रह रहे थे, तो निश्चित बात हमने कहा है कि भाई संयुक्त आधार पर परिवार यहाँ पर रह रहे थे। जब संयुक्त परिवार रहे तो संयुक्त परिवार का कोई ना कोई सदस्य कहाँ आएगा? भाई इस परिवार से कोई उद्योग में आ गया, कोई यहाँ से आ गया, इसी प्रकार कोई इस प्रकार ये कहाँ से आ गया? आपके शहर में आ गया। यह जो उद्योग लगा है यह कहाँ है? भाई यह उद्योग कहाँ है? नगर में लगा हुआ है। उद्योग प्रारंभ कहाँ हुआ है? यह नगर में हुआ है। जब ग्रामीण क्षेत्र के, है ना, यह ऊपर क्या बना हुआ हमारे पास? भाई यह बना हुआ हमारे पास ग्रामीण, क्या है यह? ग्रामीण। और ये छोटे मैंने बनाए हैं, ये क्या है? ये सब परिवार हैं। तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य जब यहाँ आएगा तो निश्चित बात है यहाँ आने के उपरांत स्थिति क्या होने वाली है? जब ग्रामीण क्षेत्र कोई व्यक्ति नगर में जाता है व्यापार करने या आर्थिक आजीविका चलाने के लिए जा रहा है, या शिक्षा के लिए जा रहा है, संचार व्यवस्था के लिए, कहीं ना कहीं जब वह गांव से निकलकर नगर में या उद्योग में आता है तो यहाँ नगर में आने के बाद फिर वह क्या देखता है? विभिन्न संस्कृति से मिलता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से परिचित हुआ। जब संस्कृति से परिचित होगा तो निश्चित बात है यहाँ पर आधुनिकता से भी वह व्यक्ति परिचित है ना, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलेगा। जब यहाँ से परिवर्तन कर जब वो बन जाती, विघटन की आता है। देखिए यहाँ से निकलकर यहाँ आना विघटन तो है, कि हम देखते हैं औद्योगिकरण के कारण विघटन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑन द वेस्टर्न कल्चर। कल्चर के कारण भी हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरागत संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़कर व्यक्ति किस प्रकार की संस्कृति पसंद कर रहा है? तो निश्चित बात है पाश्चात्य संस्कृति को पसंद कर रहा है। अब पाश्चात्य संस्कृति के कारण भी विघटन हम देख पा रहे हैं। नए कानूनों के बाद, जैसे कि नए कानून में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के नए समय अनुसार कानून बना दिए जाते हैं। जब समय अनुसार कानून बन जाते हैं तो निश्चित बात है पृष्ठभूमि को ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहूँ कि कोई कानून बना कहाँ पर? यदि मैंने कहा कि कोई कानून यहाँ बना, नगर में बना, किस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा? निश्चित बात है नगर की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर यहाँ पर कोई कानून बनाया गया। अब वही कानून आप यहाँ से ले जाकर किसी गांव में लागू कर देते हैं। निश्चित बात है नगर की पृष्ठभूमि अलग है और गांव की पृष्ठभूमि अलग है। जब दोनों पृष्ठभूमियां अलग हैं तो क्या यह जो कानून बनाया गया है, यह कानून जो नगर की पृष्ठभूमि के अनुसार, नगर की संस्कृति के अनुसार बनाया गया था, क्या वह कानून मूल रूप से गांव की पृष्ठभूमि के लिए उपयोगी होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। या मैं ये कहूँ कि कोई कानून, कोई परंपरा गांव की पृष्ठभूमि पर बनी है, वहां के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार है, क्या वही परंपरा, वही नियम नगर पर लागू किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नए कानून बन जाते हैं वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं? विघटन के लिए बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं। ऐसे कारण विघटन हुआ। नगरीकरण या अर्बेनाइजेशन, देखते हैं अर्बेनाइजेशन की प्रक्रिया क्या है कि गांव का धीरे धीरे नगर में बदलना, कि क्या कहलाता है? नगरीकरण या अर्बेनाइजेशन कहलाता है। तो जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या देखते हैं, तो हमारा गांव है वो विघटित होकर धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? नगर में बदल जाएगा। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि आप चाहे गांव में जाएं या नगर में रहें, आप देखेंगे कि गांव में भी आप वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे, गांव में भी आप विभिन्न प्रकार के मजबूत
या हम ये कहें एसी, जो भौतिक संसाधन है उनको आज हम ग्रामीण क्षेत्र पर भी देख पाते हैं। कहीं ना कहीं हम यह देख रहे हैं तो नगर है अपने भौतिक बाध्यता ग्राम पर लाता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जिसे आज हम क्या कह रहे हैं प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, वह कहीं ना कहीं भौतिक बाध्यता की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिर हमारे पास शायद ही है गांव बचे, हरियाली बचे, क्या होगा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नई अर्थव्यवस्था। नई अर्थव्यवस्था से आशय क्या है? पहले अर्थव्यवस्था क्या थी? वस्तु विनिमय की बात की जाती है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था है वह बदल चुकी। कार्ल मार्क्स को देखा कि भाई अर्थव्यवस्था बदलती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? आज हम देखते हैं कि भाई नौकरियों की अर्थव्यवस्था है, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण अर्थव्यवस्था क्या है हमारी नई अर्थव्यवस्था। राजनीतिक पर्यावरण, प्रत्येक आधार पर राजनीतिक पर्यावरण भी बदल रहा है, और आज का राजनीतिक पर्यावरण कैसा होता जा रहा है? पद की राजनीति आज के समय पर होती जा रही है। ग्रामीण समुदायों का शहरीकरण, प्रव्रजन या माइग्रेशन, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, भले ही वह शिक्षा के लिए जा रहा है, मनोरंजन के लिए जा रहा है, या आर्थिक आजीविका के लिए जा रहा है, प्रव्रजन तो कर रहा है। और प्रव्रजन में हमने देखा कि भाई प्रवचन छोटा भी होता है ना। प्रव्रजन जैसे हमने कहा कि भाई व्यक्ति यदि शिक्षा के लिए गया है, शिक्षा के लिए उसने प्रव्रजन किया है, शिक्षा लेने का एक समय निश्चित, भाई 5 साल के लिए गया तो ये असीमित तो होता है, भाई मैं तो गया। एकाकी परिवार की प्राथमिकता, जैसे कि आज हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि भाई नए कानून, यह जो नए कानून, एकाकी परिवार का उद्भव यहाँ से हुआ, कहाँ से? शहरों से एकाकी परिवार का उद्भव हुआ, लेकिन ग्रामीण में भी आज वह प्रचलन में आ गया है कि एकाकी परिवार, कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार। जब आप मानवीयता को ही भूल जाएंगे, परिवार रखकर करेंगे क्या? बात है, देखिए दो ही पहलू हमेशा रहते हैं। यदि आप संयुक्त परिवार को गलत कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एकाकी परिवार है वह भी क्या है? गलत ही है। क्योंकि एकाकी परिवार में कौन है? एकाकी परिवार की जब आप बात करते हैं, एकाकी परिवार की क्या है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही है एकाकी परिवार की डेफिनेशन। क्या है भाई? पति पत्नी और क्या है? अविवाहित बच्चे। जैसे अविवाहित, यदि पति पत्नी एक उम्र के हैं, भाई एक ही उम्र रहती है लगभग, जब ये पति पत्नी ही नहीं बन पाते सही तरीके से, और यदि बच्चे हो जाएं, क्या होगी? एकाकी परिवार भी विघटित हो। लेकिन यहीं पर जब आप संयुक्त परिवार की बात कर दें, संयुक्त परिवार की स्थिति क्या होती है? वहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं, आपके हम उम्र हैं, आपसे छोटे भी हैं, ठीक है ना। तो यदि विवाद उत्पन्न होता भी था तो स्थिति क्या रहती? कभी बुजुर्गों ने मना लिया, कभी बच्चों ने मना लिया। इस प्रकार से उनका संगठन, या ये कहें कि वह एक लंबे समय तक चलते। चलिए आगे बात करते हैं। भौतिकवादी जीवन को प्राथमिकता, जैसे हम एकाकी परिवार की बात की, वैसे ही हम बात करते हैं भौतिकवादी, यानी कि अब की जो बात आती है कि भौतिकवादी मेरे पास ये है, मेरे पास ये हूँ, मैं वैसा हूँ, तो यह भौतिक बाध्यता की बात आती है। भौतिक बाध्यता को यदि आप प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं विघटन हमारा हो। नेक्स्ट, सामुदायिक भावना की कमी, विवाह में परिवर्तन। पहले के समय पे हम क्या देखते थे कि विवाह की जो आयु रहती थी वह कम रहती थी। आज विवाह की आयु क्या बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे जो आयु बढ़ी है उस आयु के, बढ़ी हुई आयु पर भी व्यक्ति आज अविवाहित रहता है। और यदि बढ़ी हुई आयु पर व्यक्ति विवाह कर लेता है तो निश्चित रूप से वह सामंजस्य नहीं बिठा पाता, और नहीं बिठा पाता है तो तलाक की दरें, परिवार छोड़ने की दरें, यह निरंतर हमारे सामने आती है। रोजगार के कारण नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन। आज की नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार की है? भौतिकवादी व्यवस्था है कि भाई आप उस व्यक्ति से संबंध या नाता रखना पसंद कर रहे हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास भौतिक सुविधा है, वहां तो आपके पास नातेदारी है। लेकिन जिसके पास नहीं है भौतिकवादी सुविधा, उससे आज का व्यक्ति क्या कर रहा है?
नातेदारी रखना पसंद ही नहीं कर रहा है। इसलिए भी समाज में हम क्या देख पाते हैं कि विघटन होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करें ग्रामीणवाद। ग्रामीणवाद क्या होगा फ्रेंड? ग्रामीणवाद ग्रामीण इलाकों जो विशेषता है वह विशेषता से भी अधिक, इसलिए इसे आप सिर्फ एक विशेषता के रूप में नहीं दे सकते, ठीक है ना। यह ग्रामीण लोगों और स्थानों के बारे में उन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों और कार्यों को दर्शाती है जिन शहरी आधारित अभिजात वर्ग के समूह द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया गया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जैसे कि नए कानून की बात आई, नई शिक्षा की बात आई, के प्रति जो ग्रामीण लोगों का व्यवहार होगा वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी ग्रामीणवाद कहलाएगी। ग्रामीणवाद एक विचारधारा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में समाज, आर्थिक विकास, राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने और सुधारने की ध्यान देती। अब यह विशेष ध्यान जो रहा है वह क्या संगठनात्मक बात कर रहा है या विघटनात्मक? यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो अधिकांशता तो क्या आ रहा है? विघटनात्मक। नेक्स्ट की बात करें, यह सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि, मैंने वही बात की कि भाई यहाँ का यदि कानून बना है, कोई नियम कहाँ से बनाया गया है? नगर से बनाया गया है। नगर से कोई क्या बनाया भाई? कोई कानून या नियम बनाया है। कहाँ से बनाया है? नगर से बनाया गया है। और आप उसे कहाँ लागू कर रहे हैं? एक ग्रामीण समुदाय पर लागू कर रहे हैं। किस प्रकार लागू कर रहे हैं भाई? समुदाय पर लागू कर रहे हैं। कहाँ तक यह सफल होने की भावना? ज़्यादा लंबे समय। चलिए आगे बात करते हैं समाजशास्त्री और उनके एस.सी. दुबे के द्वारा जो अध्ययन किया गया वह इंडियन विलेज के नाम से जाता है। मैकम मेरिट के द्वारा किया गया वो विलेज इंडिया के नाम से जाना जाता है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो अध्ययन किया इंडियाज विलेज के नाम से जाना जाता है। और डी.एन. मजुमदार के द्वारा जो किया गया है रूरल प्रोफाइल एंड कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। डी.एन. मजुमदार के द्वारा क्या है? रूरल प्रोफाइल एंड कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण अध्ययन है, यह हमें पता होना चाहिए गए हैं। और बात करते हैं ऑस्कर लेविस के द्वारा जो अध्ययन किया गया वह क्या है? विलेज लाइफ इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का जो अध्ययन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? ऑस्कर लेविस के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार ब्रजराज चौहान के द्वारा राजस्थान के सादड़ी गांव का अध्ययन किया गया था, राजस्थान विलेज में किया गया है। जो ए.आर. देसाई के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात इसके द्वारा की गई है, ए.आर. देसाई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट की बात करें योगेंद्र सिंह ने जो अध्ययन किया था वह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात की थी, ठीक है ना। इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन क्या है? तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता में भारतीय परंपराओं का। नेक्स्ट की बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड, तो यहाँ पर द पीजेंट सोसाइटी यानी कृषक समाज का जो अध्ययन किया गया है वो किस द्वारा किया गया है? वह किया गया रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया है। लघु समुदाय की अवधारणा की यदि हम बात करें तो वह भी किस द्वारा दी गई? लघु समुदाय की बात भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही गई है। आगे चलते हैं, कुछ अवधारणा को समझते हैं, हमारे विषय संबंधित है। सबसे पहले श्रीनिवास की बात करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी? एम.एन. श्रीनिवास की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह क्या है? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा यह बताया गया है कि जो निम्न जातियां हैं और जो ध्वज या उच्च जाति या प्रभु जाति हैं, निम्न जातियों के द्वारा ध्वज, उच्च या प्रभु जाति की संस्कृति का अनुसरण करना ही क्या है? संस्कृतिकरण है। नेक्स्ट प्रभु जाति इसे डोमिनेंट कास्ट या उच्च जाति या ध्वज जाति के रूप में परिभाषित किया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रभु जाति एक निश्चित भूभाग में एक ऐसी जाति जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से यदि संपन्न है तो वह उस निश्चित क्षेत्र की क्या कहलाएगी? प्रभु जाति कहलाएगी। नेक्स्ट अवधारणा इनकी क्या है? लौकिकीकरण। लौकिकीकरण जहाँ पर तर्क की प्राथमिकता बढ़ जाती है। देखिए जैसे कि हम वार्तालाप कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जैसे ही तर्क आ जाए कि भाई आप वार्तालाप क्यों कर रहे हैं, एक तर्क आ गया, भाई मैं इस वजह से आपसे वार्तालाप कर रहे हूँ, आपकी आवश्यकता क्या, इसलिए आपकी आवश्यकता, जहाँ जहाँ तर्क की प्रधानता बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा गया, लौकिकीकरण कहा गया है। नेक्स्ट अवधारणा इनकी क्या, पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा दी है। तो पश्चिमीकरण को समझाते हुए हमें श्रीनिवास कहते हैं, जब हम पश्चिम की देशों की संस्कृति का अनुसरण करते हैं, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या है, जब पश्चिम के संस्कृति का अनुसरण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, पश्चिमीकरण कहा गया है। नेक्स्ट समझते हैं रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो अवधारणा दी है, लोक संस्कृति की बात है, लघु समुदाय, लघु परंपरा, बृहत समुदाय और बृहत परंपरा। लोक संस्कृति एक छोटे से क्षेत्र में कृति चल रही, उसे कहा जाता है लघु समुदाय। ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं, लघु परंपरा यानी कि उस ग्रामीण क्षेत्र की जो परंपरा है उसे लघु परंपरा कहा गया। बृहत समुदाय, यहाँ पर रेडफील्ड नगरीय समुदाय की बात करते हैं और नगर की परंपराओं की बात करते हैं, जो एक बड़े स्तर पर चल रही बृहत परंपरा के नाम से जाना जाता है। मैककिम मेरिट के द्वारा जो अवधारणाएं दी हैं, सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, मैककिम मेरिट के द्वारा दी गई है। सार्वभौमिकरण का आशय क्या है, सभी जगह, या ये कहें कि भाई यह यदि भारत है, यदि यह भारत है तो भारत के समस्त क्षेत्र पर जो परंपरा मान्य है उसे क्या कहा जाए, उसे सार्वभौमिकीकरण कहा जाएगा। अब दूसरा इनकी परंपरा क्या, स्थानीयकरण। तो किसी स्थान विशेष पर, जैसे कि भारत का यह जो क्षेत्र है, भाई भारत के इस क्षेत्र विशेष पर क्या है, कोई विशेष परंपरा है, तो उस परंपरा को इन्होंने क्या कहा कि यहाँ सिर्फ इतने क्षेत्र पर जो चल रही है उसे क्या कह दिया गया, उसे कह दिया गया स्थानीयकरण। क्या कह दिया गया, जो इस पर है उसे कह दिया गया स्थानीयकरण कह दिया, और बाकी जो पूरी जगह समान उसे क्या कह दिया गया, उसे कह दिया गया सार्वभौमिकरण। क्लियर है। दो प्रकार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, यह दी गई है मैककिम मेरिट के द्वारा। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में समझा, ग्रामीण समुदाय संबंध परिभाषाओं को देखा, ग्रामीण कारणों को, ग्रामीणवाद को देखा, और साथ ही साथ हमने ग्रामीण समुदाय पर किए गए अध्ययनों को देखा, और ग्रामीण समुदाय से संबंधित जो हमारे विभिन्न विचारक रहे उनसे संबंधित कुछ अवधारणाओं पर आज हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में जो यहाँ से लेके आएंगे वह हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, और ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत पंचायत का कितना योगदान है। आई होप आप सभी के लिए वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा एक जानकारी आपको पहले